नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। खासकर हम जो पढ़ रहे हैं वो RS प्री से संबंधित पढ़ रहे हैं, और आज का जो अपना टॉपिक है वो कल वाला ही टॉपिक चल रहा है, उसका दूसरा पार्ट है आज। देखो, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, इससे संबंधित पुरानी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम ढूंढ के आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? वो आ जाएगा, देखो, पहले नंबर पे जीवाणु, दूसरे पे शैवाल, तीसरे पे कवक, नंबर 4 पे है विषाणु। तो अपने पास जो माइकोलॉजी होता है उसमें किया जाता है अध्ययन कवक का। किसका किया जाता है? कवक का अध्ययन। अब पढ़ते हैं अपन जीवाणु का अध्ययन। तो जीवाणु को कहते हैं अंग्रेजी में बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी में क्या किया जाता है? जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, शैवाल। शैवाल को कहते हैं अपन फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। और विषाणु को कहते हैं वायरस, यानी कि वायरोलॉजी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? इसका अध्ययन क्या बन जाएगा? वायरोलॉजी। इनका क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विज्ञान में फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो देखो, विज्ञान में जो फलों का अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं, देखो, हॉर्टिकल्चर, हॉरोलॉजी, पोमोलॉजी और फ्रेनोलॉजी। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर मैंने कल बताया था, इसे क्या कहते हैं? फलों की कृषि। ठीक है, और हॉरोलॉजी, पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। क्या होता है? फलों का अध्ययन। और फ्रेनोलॉजी, इनके बारे में देखते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, और पहले जो RS प्री के वो करवाए थे उन सब में पढ़ चुके हैं कि हॉरोलॉजी क्या होता है? समय का अध्ययन। ठीक है, इसमें समय का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर मैंने बताया था फलों की क्या होती है? ये फलों की कृषि होती है। क्या होती है? कृषि। और पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन। और फ्रेनोलॉजी होते हैं मस्तिष्क या फिर ब्रेन, अंग्रेजी में लिख लो छोटा सा, ब्रेन का क्या होता है इसमें? अध्ययन। ठीक है, ये होगी फ्रेनोलॉजी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता, इसको को कर लो, अब ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। देखो, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो देखो वो कौन सी है? हिमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी और हेप्टोलॉजी। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा उसका क्या होगा? नंबर सी, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? पशु और मानव की शारीरिक संरचना को किससे सीखा जाता है? विच्छेदन, काट कर सीखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? इसमें अपनी जो हड्डियां हैं उनका क्या किया जाता है? अस्थियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो कंकाल तंत्र है, ठीक है, जिसमें हड्डियां आती हैं, उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं अपने पास, देखो, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या होती है अपने पास? देखो, जो रुधिर और रुधिर रोगों का, रुधिर में जो रोग होते हैं उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए अपने पास है हेप्टोलॉजी। जो हेप्टोलॉजी होती है वो क्या होती है? हेप्टोलॉजी जो होता है वो होता है यकृत रोगों से संबंधित अध्ययन। जो हेप्टोलॉजी हो गया वो यकृत रोगों से संबंधित क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, इस हेमेटोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी में बता चुका हूँ, ये कंकाल तंत्र से संबंधित था। ठीक है, और हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए? रुधिर व रुधिर रोगों से संबंधित है। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले सवाल में। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ये प्रश्न RS प्री की परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें देखिए बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी और बायोमेट्री, ये सीधा सीधा है, इसमें कुछ नहीं है। याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, बायोनिक्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, मेलाकोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो अपने पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। अब चलते हैं कि लिम्नोलॉजी क्या होता है। लिम्नोलॉजी होता है तालाबों व पोखरों और झीलों आदि का क्या किया जाता है, इसमें जो उसमें जीव होते हैं, तालाबों, झीलों और पोखरों के अंदर जो जीव होते हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, लिम्नोलॉजी के लिए। इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको भी पता लग जाए कि लिम्नोलॉजी क्या होता है। लिम्नोलॉजी क्या होता है, तालाब, पोखर, झील में जानवरों का अध्ययन। इसमें जो जानवर पाए जाते हैं, मछली वगैरह, उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी, अब जो हर्पिटोलॉजी होती है उसमें उभयचर और सरीसृपों का क्या किया जाता है, अध्ययन। हर्पिटोलॉजी लिख देते हैं यहाँ पर। उभयचर व सरीसृपों का क्या किया जाता है, अध्ययन। अब उभयचर वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेलाकोलॉजी, जो मेलाकोलॉजी होता है वो किसका अध्ययन होता है, मोलास्का का अध्ययन। तो इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन वैसे याद रख सकते हैं, मेला और मोलास्का एक जैसे हो गए। ठीक है, अब विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे। तो देखो इसमें है खगोलशास्त्र, अगले नंबर पर है कृषि, नंबर C पर है जेनेटिक्स और उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खगोलशास्त्र। अब ये क्या होता है, व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ एक प्रकार का सफ़ेद बौना छोटा तारा होता है। ठीक है, और इसमें जो ये सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, ये दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट मैटर की वजह से। उसमें तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट की वजह से। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिख देते हैं कि व्हाइट डॉर्फ किस वजह से दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट मैटर की वजह से। ठीक है, डीजेनरेट मैटर की वजह से क्या दिखाई देता है, व्हाइट डॉर्फ दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गए अपने 6 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों की तरफ, अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल है ओडोमीटर का संबंध किससे है। हमें बताना है कि ओडोमीटर का संबंध इनमें से किससे है। तो पहला है दाब, दूसरा गति, तीसरा वेग और नंबर 4 पर है दूरी। जो ओडोमीटर होता है उसका संबंध होता है अपना किसके साथ होता है, आप सभी जानते हैं ओडोमीटर का संबंध किसके साथ होता है, दूरी के साथ। किसके साथ होता है, दूरी के साथ। ठीक है, तो ये आपने ज़्यादातर किन में लिखा देखा होगा, गाड़ियों के अंदर। और गाड़ियों में इस प्रकार से एक मीटर बना हुआ होता है जिस पर से 10, 20 इस प्रकार से 100 तक लिखी होती है, किसी किसी में 150 तक भी लिखे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बने हुआ होता है और उस पर ऐसे जब स्पीड चलती है तो ऐसे आपने देखा होगा ये सबने। ठीक है, हवा की चाल नापी जाती है। अगला प्रश्न है, हवा की चाल किससे नापी जाती है। तो देखो स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, डायनेमोमीटर और एक्सेलरोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हवा की चाल मापी जाती है एनीमोमीटर। अब ये जो सब चीज़ें हैं ये किस में लिखी हुई हैं ज़्यादातर, जैसे स्पीडोमीटर, ये सब गाड़ियों में काम में आती हैं। और जो ये एनीमोमीटर है ये काम कैसे करता है, ये वायु की जो दिशा होती है, बल होता है उसके उससे क्या नापता है, उसको नापता है हवा की चाल को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो बहुत छोटी वस्तुएं होती हैं वो किस चीज़ से दिखाई देती हैं। तो देखो हाइड्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप और माइक्रोस्कोप।
जो अति सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए आप सब जानते हैं किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप क्या होती है, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा देती है, ठीक है। जिन चीज़ों को हम मतलब अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते, उनको ये चीज़ माइक्रोस्कोप क्या कर देती है, दिखा देती है। आपने चारों ओर बहुत सारे जीवाणु, वायरस, ऐसे चीज़ें हैं जो अपन को दिखाई भी नहीं दे रही लेकिन हैं, ठीक है, हैं। ये माइक्रोस्कोप से अपन आसानी से देख सकते हैं। अब आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न अपन पढ़ चुके हैं, ये RS प्री की परीक्षा में पूछा हुआ एक सवाल है, ठीक है। तो इसमें देखो एरोमीटर, एरोमीटर किसका मापन करता है, तो अपने पास हो जाएगा ये, अपने पास देखो क्या होगा इसका आंसर। एरोमीटर जो होता है, एरो मतलब वायु, ठीक है, तो ये किसका वो करेगा, वायु का। आगे चलते हैं, अमीटर, अमीटर किसका करता है, विद्युत का। किसका करता है, विद्युत का, यानी कि विद्युत धारा का मापन करेगा। आगे चलते हैं, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो होता है वो करता है पवन वेग का मापन। इस प्रकार से नंबर 4 हो जाएगा। और अल्टीमीटर करता है ऊंचाई का मापन। किसका, ऊंचाई का। ये अपन पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज में। आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर उन वीडियो को भी देखें, जिससे आपको पता लगे कि ये मैंने उस समय किस प्रकार से बताए थे, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो पहले में आ जाएगा 5, तो पहले में कौन सा आ रहा है, 5। ये 2 ऑप्शन तो अपने क्या हो गए, गलत हो गए। आगे देखते हैं कि दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है 3। देखो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार से सबको मिला लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। तो कौन सी राशि ऐसी है जिसको मापने के लिए रिएक्टर पैमाना काम में आता है। तो देखिए, हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आपको लगा होगा कि भूकंप आया है, लेकिन हमने इसकी तीव्रता नापी है। तो देखिए, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। क्या आंसर हो जाएगा इसमें, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। किस पर, रिएक्टर पैमाने पर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र पूछा है अगले सवाल में। तो देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। पहले ऑप्शन में देखिए, स्पेक्ट्रोग्राफ, कार्डियोग्राफ और थर्मोग्राफ, और उसके बाद सिस्मोग्राफ। जो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सिस्मोग्राफ। 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके होंगे इसको। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखो, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। अब शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनको देखने के लिए कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप और माइक्रोस्कोप। इसके लिए जो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है एंडोस्कोप द्वारा। जो एंडोस्कोप होता है, एंडोस्कोपी का अर्थ होता है अंदर देखना। क्या देखना, अंदर देखना। अगर चिकित्सा भाषा में समझाया जाए तो यह एक गैर शल्य प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर द्वारा खास तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके रोगी का क्या किया जाता है, रोगी के अंदर के उसमें देखते हैं कि किस अंग में खराबी है, ठीक है, और उसका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ईसीजी, देखो इसका उपयोग हो गया ईसीजी का मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, गुर्दे के लिए, फेफड़ों के लिए। तो ईसीजी किसके लिए आती है, हृदय के लिए। किसके लिए हो जाएगी, हार्ट के लिए। ईसीजी हमेशा किसके लिए की जाती है, जब आदमी को दिल का दौरा वगैरह पड़ता है, जब वो हृदय रोग से ग्रसित हो जाता है, तो हृदय की गति जांचने के लिए ईसीजी का क्या किया जाता है, उपयोग में ली जाती है। आगे देखिए, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जब आप बीमार पड़े हो तो डॉक्टर ने कान में लगा के और आपके यहाँ हार्ट के आसपास कुछ एक मशीन सी लगाई होगी जिससे वो आवाज़ सुनते हैं लबडब की। तो देखो, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है स्टेरोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टीरियोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टेथोस्कोप। आगे चलते हैं, कौन सा उपकरण हवा का दबाव या दाब मापने के काम में आता है। तो देखो, पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर और गैल्वेनोमीटर। जो
आप सभी जानते होंगे कि कौन सा उपकरण जो है दाब मापने के लिए, हवा का दबाव जानने के लिए काम में आता है, वो होता है बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर। कौन सा? बैरोमीटर काम में आता है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अपने 17वें सवाल की तरफ देखो। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, जो स्टेथोस्कोप होता है। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कभी कभी एक मशीन, इतनी सी मशीन होती है, उसको यहाँ लगाता है, उसके जो कानों में लगा लेता है, एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है वो, ठीक है, उसको कानों में लगा लेता है। तो वो यहाँ की आवाज़ अपने कानों पे सुनता है। वो किस प्रकार से आती है उसके कानों में वो आवाज़? देखिए, ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुअपवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा और ध्वनि के दुर्वर्ण द्वारा। जो ये ध्वनि की आवाज़ जो उसके कानों तक पहुँचती है, वो पहुँचती है परावर्तन के माध्यम से, ठीक है, परावर्तन के द्वारा। अब आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, यानी कि सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड हमें दे रखी है, उनमें हमें सुमेल करना है। तो देखिए, सूची फर्स्ट में दिए गए हैं उपकरण और सूची सेकंड में दिए गई हैं मापित राशियाँ। तो सबसे पहले है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है वो नापता है अपनी आपेक्षिक आर्द्रता को, यानी कि इससे मिला लेंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं। जो हाइड्रोमीटर होता है वो किस में आ जाएगा? हाइड्रोमीटर आ जाएगा अपना आपेक्षिक घनत्व को मापने का काम आता है, ठीक है। अब लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर देखो, लैक्टो ये हो जाएगा अपना दूध से संबंधित, क्योंकि लैक्टोबैरियस उसमें जो वायरस होता है लैक्टोबैरियस। इस प्रकार से यहाँ इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसका मापेगा? दूध का घनत्व। और आगे बचेगा कौन सा? रेडियोमीटर। रेडियोमीटर किसको नापता है? विकिरण को नापता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने उपकरण से मापित राशि हमने मिला दी हैं। तो अब देखो कूट में चलते हैं। कूट में देखो, पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है? तीसरा। पहले में आ रहा है तीसरा, केवल एक में ही, ये राइट आंसर हो जाएगा, सही है। और मिला लेते हैं इनको। दूसरे नंबर पे आ रहा है पहला, दूसरे में आ रहा है पहला, ये सही हो गया। अब देखो, लैक्टोमीटर जो आ रहा है ये आ रहा है दूध से संबंधित, यानी कि चौथा, दूध का घनत्व हो जाएगा, ये रहा, तीसरे में आ गया चौथा। और चौथे नंबर में देखो कौन सा आ रहा है? चौथे में आ रहा है विकिरण, यानी कि दूसरे नंबर का, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? किसमें पूछा गया है? एसआई पद्धति के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस व केल्विन। देखो, ये सभी जो है तो ताप के ही क्या मात्रक हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? एसआई पद्धति का। तो एसआई पद्धति का होता है केल्विन, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? तो जो एसआई पद्धति है, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हो गई, ठीक है, तो ये कब चालू की गई थी, कब लागू की गई थी? 1971 में, 1969 में, 1973 में, 1482 में। तो जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई थी? आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये की गई थी 1971 से, ठीक है। आगे चलते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग होता है P या हाँ चलो P बराबर mb, इस प्रकार से, ठीक है। संवेग होता है P बराबर mb, और m होता है यहाँ पर किलोग्राम, और b होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से सेकंड स्क्वायर, माइनस का 2 लगा दिया, ठीक है मैंने। तो अब इसका देखो मात्रक क्या बना है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बना है इसका मात्रक। तो ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये नहीं है। किलोग्राम ये रहा, किलोग्राम ये आ गया, मीटर भी आ गया, प्रति सेकंड भी आ गया। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर। और भी पढ़ लेते हैं क्या रखा है? न्यूटन मीटर, ये गलत है, और जूल मीटर प्रति सेकंड ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है त्वरण को मापने के लिए। देखो, त्वरण आ गया, इसमें त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण होता है, त्वरण के लिए अपन लगा सकते हैं, देखो, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड सेकंड की घात 3, और साथ में किलोमीटर प्रति सेकंड। ये एस का मतलब यहाँ पर क्या है? सेकंड है, समिंग, ठीक है। तो त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का? मीटर प्रति सेकंड का क्या किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। देखो, तरंग दैर्घ्य क्या है? ये तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का एसआई मात्रक पूछ रहा है।
किसका? तरंग दैर्ध्य SI मात्रक, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य का जो SI मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड होगा, हर्ट्ज होगा, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, या मीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है मीटर। तरंग दैर्ध्य किस में मापी जाती है? हमेशा मीटर में मापी जाती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, विज्ञान के दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व से संबंधित आज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है साथ के साथ उस पार्ट को भी निपटा दें, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपसे आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे समय समय पर। साथ के साथ पढ़ते रहिए और तैयारी में 4 चांद लगाइए इन क्वेश्चनों को करके, ठीक है। धन्यवाद।